तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब श्वसन तंत्र। क्या? श्वसन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे स्फेनोइडल साइनस है, ये नसल कैविटी है। नसल कैविटी कहने का मतलब आप कह सकते हो कि नासिका गुहा है। नासिका जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको हिंदी भी बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार एक आपको फेरिंग्स है। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। ऑलरेडी पहले भी चर्चा हो चुका है जब हम पाचन तंत्र आपको पढ़ा रहे थे। इसी प्रकार एक लैरिंग्स आपको नजर आ रहा है, इसको आप हिंदी में कहते हो स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, ठीक है। ये नोज का मतलब नाक, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रैकिया है, और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया इज नथिंग बट, तो इसको आप श्वास नली बोलते हैं। फिर उसी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एल्वेओली आपको नजर आ रहा होगा। एल्वेओली का मतलब क्या होता है जी? हिंदी में एल्वेओली को क्या बोलते हो? तो इसको मान के चलिए आप इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। क्या एल्वेओली को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में एल्वेओली का प्रॉपर मैं भी नहीं बता पा रहा। वैसे ब्रोंकियोल्स को क्या बोलते हैं? तो श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाएं, ठीक है। इसी प्रकार आपको राइट लंग यानी दाहिना फेफड़ा इधर ये नजर आ रहा। डायफ्राम, इसको डायफ्राम ही बोलते हैं। इसके अलावा लेफ्ट लंग यानी ये बायां फेफड़ा आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये पूरा सिस्टम मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम का रूप देता है, रूप बनता है। और एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यही देखते हैं कि हम किस तरीके से श्वास लेते हैं, और ये जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का जो प्रोस एंड कॉन्स है उसी को इस सिस्टम के तहत समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को एज ए सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं। ये एक छोटा सा एक तस्वीर था, तस्वीर से ही चीज़ों को शुरुआत की। नाउ कम द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज ए सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पहले तो यूं समझिए। क्या समझते हैं? पहले प्रोसेस ऑफ, डायरेक्ट पहुंचते हैं, मतलब बिना कोई लाव लपेट के और बिना किसी प्रकार के इधर उधर की बात किए सीधा हम लोग पहुंचते हैं कि क्या है ये। वैसे थोड़ी बहुत आप यूं जान लीजिए कि श्वसन से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, खास करके कोशिकीय श्वसन से। वो जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखना है। ग्लूकोज का एक्चुअली एक एक कोशिका के अंदर में ऑक्सीकरण होता है, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ आपको। और मनुष्य में श्वसन दर लगभग प्रति मिनट 12 से 15 बार, 12 से 15 टाइम्स पर मिनट आप रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। पर मिनट कितना? 12 to 15 टाइम्स, ये बात भी याद रखिएगा। इसके अलावा सामान्य श्वसन के दौरान लगभग मान के चलिए कि 15 ml वायु, 15 एक श्वसन के दौरान लगभग 1500 ml जो वायु है, एयर है, हम रिसीव करते हैं फेफड़े में, माना ग्रहण करते हैं। और उसके बाद उसका क्या होता है क्या नहीं, वही अभी हमने देखना है। तो इस पूरे श्वसन की प्रक्रिया को एक तरीके से इसको आप बायोकेमिकल प्रोसेस कहोगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इसमें और इसको किस तरीके से कह सकते हैं? तो ऊर्जा किस रूप में निकलती है भाई? तो जो एनर्जी है एटीपी के रूप में। एटीपी के बारे में चर्चा हो चुकी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक प्रकार का फॉस्फेट है। चलिए, श्वसन की पूरी प्रक्रिया को अगर मैं कहूं तो लगभग मान के चलिए 3 अलग अलग सिस्टम में या 3 अलग अलग पार्ट में इसको बांट करके हमने देखना है। तो एक जिसको आप कहते हो बाह्य श्वसन,
बाह्य श्वसन को अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्सटर्नल। उसी प्रकार एक है, एक टॉपिक के रूप में दे दीजिए, गैसों का परिवहन, ठीक है, यानी आप इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और उसी प्रकार एक टॉपिक है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। आप अंतः श्वसन को इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानोगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की इस प्रक्रिया को आप 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें से एक हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक हो गया गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आगे और अगर डिवीजन करना है तो जैसे ये जो बाह्य श्वसन है इसको फिर आगे 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक को आप कहते हो श्वासोच्छ्वास, सोच्छ्वास, जिसको आप ब्रीदिंग बोलते हो, ब्रीदिंग, राइट। और एक को आप बोलते हो गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, और इसको आप अंग्रेजी में बोलते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक आपको पढ़ना होता है। मतलब अब अगर आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अगर आप 2 भाग में बांट के पढ़ना चाहें तो एक हो गया ब्रीदिंग, एक हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। ये बात याद रखिएगा। अब ब्रीदिंग को भी आगे फर्दर 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। यही सब थोड़ा सा समझना है, बहुत बेसिक बातों को समझना है, बहुत टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज का एक पार्ट के रूप में बायो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसका एक पार्ट है बायो, उसका एक चैप्टर है ये। सो डोंट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल, ताकि आप ये बात समझ पाए कि एक जीएस के स्टूडेंट होने के नाते आपके लिमिटेशंस क्या हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 ऑप्शन देख करके, बस इतनी तैयारी कर लीजिए। तो ये जो ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को भी आगे चल करके 2 भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और एक को बोलते हो उच्च श्वसन, उच्च श्वसन, और इसको बोलते हो एक्सपिरेशन। बहुत सिंपल है, चीजों को समझिएगा। यानी कई प्रोसेस आपको पढ़ना होता है एक साथ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आप पढ़ रहे हैं, क्या समझे। उसी प्रकार आप ये जो अंतः श्वसन है ना, इसको भी 2 भाग में बांटते हैं जी। क्या क्या बोलते हैं? तो एक को आप बोलते हो क्या? अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी मतलब अनएरोबिक, और एक को बोलते हो ऑक्सी यानी एरोबिक। ये 2 भाग अंतः श्वसन में। सारी चीजों को आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले जो टर्म आपको पढ़ना है वो है क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले ब्रीदिंग पढ़ना है, ब्रीदिंग, ठीक है। पहले तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या होता है कि जीव और वातावरण के मध्य का जो श्वसन हो रहा है, समझ में आई बात। ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? जीव और वातावरण के मध्य जो श्वसन होता है। और जनरली हम लोग नहीं, जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को ही आप ये कहते हैं। इसके अंतर्गत जो ब्रीदिंग है एक पार्ट, और एक पार्ट गैसों का विनिमय है। ब्रीदिंग की बात अगर आप करो तो इसमें एक इंस्पिरेशन है, वायु का शरीर के अंदर में पहुंचना, ध्यान रखिएगा, यानी एक तरीके से श्वास लेना, ये इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है। और वहीं जो उच्च श्वसन है वो एक तरीके से श्वास छोड़ना,
नॉन टेक्निकल भाषा में बात करें तो श्वास छोड़ना। ये दो चीजें अगर मिला दें तो आम भाषा में इसको श्वास छोड़ना और श्वास लेना कहते हैं, जिसको जनरली निश्वसन या उच्च श्वसन, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को एक बार आप समझ लीजिए तो चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, और बाह्य श्वसन में भी हम क्या बोल रहे हैं कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, बस इतनी बात। देखिए श्वास लेना और श्वास छोड़ना क्यों होता है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए होता क्या है कि आपने देखा ना कि आपकी बॉडी में जो पसलियां हैं, पसलियां जिसको आप रिब्स बोलते थे, देखा होगा आपने। अभी मैं पिछले क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं स्केलेटन सिस्टम, उसमें इस बात का जिक्र किया था। और इसके अंदर में कुछ पेशियां होती हैं, इसके अंदर में क्या होती है, मसल्स होता है। पेशियां मतलब मसल्स है ना, मसल्स। और उन मसल्स के अंदर में कुछ क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। इंटर या उसी को आप इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। इन पेशियों में एक स्पेसिफिक टाइप की, एक विशेष प्रकार की एक है। इनमें क्या होता है, देखिए होता क्या है समझिए कि आपको पता है ना कि हवा जो है, वायु जो है, वायु हमेशा इसका जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर जाता है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसको, इस प्रक्रिया को वायु का या गैसेस का इस प्रकार एक उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाने को ही विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। होता क्या है सो समझ लीजिए, जब हमारे फेफड़े के अंदर का में लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर कैसे बनेगा, लो प्रेशर कैसे बनेगा, क्यों लो प्रेशर बन जाता है, ये भी देखना होगा। देखिए जब ये मसल्स फैलता है और सिकुड़ता है, समझ में आई मेरी बात। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर का जो एरिया है लंग्स में वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। और क्षेत्रफल जब कम होता है तो लो प्रेशर बनता है या हाई प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर हाई होगा। हमेशा याद रखिएगा, एरिया और प्रेशर एक दूसरे के उल्टा संबंध दिखाता है। एरिया घटा, प्रेशर हाई बनेगा। वहीं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो करके थोड़ा सा अगर फैलेगा यानी एक्सपेंशन होगा, इसका एक्सपेंशन होगा अगर इसका, तो ऐसे कंडीशन में एरिया क्या होगा, ये तो बढ़ जाएगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, लो प्रेशर होगा। तो शरीर के अंदर में याद रखिएगा, ये जो फेफड़ा है इसके अंदर में कभी एरिया अगर ऐसा किए तो एरिया क्या हो गया, फिर बढ़ने लगा। और बढ़ने के बाद ये बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति हो जाएगी एरिया जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर में हाई प्रेशर होगा और अंदर में लो प्रेशर होगा कंपैरिजन में। तब हम लोग वातावरण से हवा को लेते हैं, समझ में आई बात। और यानी एक तरीके से वातावरण और फेफड़ा में जो वायुदाब में जो अंतर होता है, वायुदाब मतलब एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, इसी के वजह से हम कभी हवा हमारे अंदर हम फ्लो करता है, कभी हमारे से बाहर जाता है। जब हमारे अंदर में हवा ज्यादा हो गया, देखिए अब समझिए, मान लिया जाए हमने श्वास लिया तो एयर की मात्रा हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एयर ही ज्यादा हो जाएगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये एयर प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है कि बाहर में कम हो जाता है और हमारे अंदर ज्यादा हो जाता है, तो यही एयर फिर फ्लो कर जाएगा, बाहर की ओर चल जाएगा। क्योंकि नियमतः
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। और जब श्वास छोड़ा, देखिए श्वास छोड़ा और तो क्या हो जाएगा, तो एयर कम हो जाएगा। एयर कम हो जाएगा तो क्या हो गया, एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब ये कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि बाहर में ज्यादा हो जाएगा और तब बाहर से अंदर की ओर आएगा। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बाहर की ओर न जाकर के अंदर की ओर, यानी एक तरीके से हम लोग श्वास लेने लगेंगे। यही पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम यही है। जो हवा लेते हैं और जो हवा छोड़ते हैं श्वास के तहत, वो एक्चुअली हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ही एक कॉम्बिनेशन है। जब अंदर में लो प्रेशर बाहर हाई तो हवा अंदर आएंगे, हम लोग श्वास लेंगे। जब अंदर में हाई बाहर की तुलना में, फिर हम लोग श्वास छोड़ देंगे। यही कहानी चलती है, करेक्ट। इसी को आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हो। उच्च श्वसन क्या है, निःश्वसन क्या है, यानी इंस्पिरेशन में मतलब हवा लेना, एक्सपिरेशन में मतलब हवा छोड़ना। ठीक है, इंस्पिरेशन जब हो रहा है, जब हम श्वास ले रहे हैं, बाहर वातावरण में वायु का दाब ज्यादा है, हमारे अंदर में कम है। उच्च श्वसन जब हो रहा है, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर में वायु का दाब ज्यादा है, यानी एयर प्रेशर ज्यादा है बाहर की तुलना में, तब बाहर निकल जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होंगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अगर किसी प्रकार का सुविधा हो आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट, अच्छा, इसमें एक और टर्म आपको पढ़ लेना था, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक और पॉइंट क्या है, तो वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो किसका एक्सचेंज करते हैं, किसका एक्सचेंज करते हैं जी भाई? लिए ऑक्सीजन लिए और क्या छोड़ दिए, CO2 छोड़ दी। यही इसमें दो चीजें पढ़ना पड़ता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये हाँ, यहां देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो किसके एक्सचेंज करेंगे, तो O2 जो है हम लेंगे, ठीक है, रिसीव करते हैं, और वहीं CO2 क्या होगा, छोड़ेंगे। तो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इसी को आप कहते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आप समझ गए। अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट, गैसों का परिवहन की ओर। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें आइए। सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, वो कौन से गैसेस हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो पहले जान लीजिए। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। दूसरी बात, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अब अंदर आए बाहर आए किंतु होता है। और तीसरी जो चीज़ें हैं गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो मान के चलिए बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो O2, CO2 और बाइकार्बोनेट्स, समझिए जरा सब चीज़ों को। O2 क्या करते हैं, हमने आपको बताया है, जब हम आपको ब्लड पढ़ा रहे थे, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में याद होगा रुधिर यानी ब्लड, जब मैंने आपको पढ़ाया तो इसमें 3 चीजें हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लाज्मा के अलावा ये हमने आपको पढ़ाया। इस RBC में एक विशेष प्रकार का आइटम पाया जा रहा था जिसको आप हीमोग्लोबिन बोल रहे थे। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होकर के, है ना, और बनाएगा क्या, तो HbO2, यानी इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस चीज का वो निर्माण करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब निर्माण, ये एक याद रखिएगा, एक अनस्टेबल या इनस्टेबल कंपाउंड है, यानी एक अस्थायी यौगिक है, यानी एक तुरंत टूट जाएगा जैसे ही समय होगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये रुधिर का, मतलब ब्लड तो पूरे शरीर में बह रहा है सभी कोशिकाओं में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन
जा करके कहाँ चल जाएगा, तो आपका कोशिकाओं के अंदर में चल जाएगा, सेल्स में, कोशिकाओं में, है ना, कोशिकाओं में यानी सेल्स में चल जाएगा और वहां जाके टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाएगा एक एक कोशिका में और फिर हीमोग्लोबिन अपना काम करने लगेगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितना होना चाहिए, ये हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो लगभग मान के चलिए कि 15 ग्राम। एचबी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रश्न बन सकता है सब, है ना, तो 15 ग्राम पर 100 ml, 100 ml ब्लड में 15 ml आपका क्या होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एचबी, अब देखिए एक बात समझिए मेरी बात को, बहुत बहुत व्यवहारिक बात है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो फिर ऑक्सीजन भी आप कम दे पाएंगे अपनी कोशिकाओं को, और जब ऑक्सीजन कम दे पाएंगे तो जाहिर है वो ऑक्सीकरण नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा, आप थके हुए महसूस करेंगे, आप कमजोर महसूस करेंगे। इसीलिए हीमोग्लोबिन एक बहुत ही मेजर पार्ट के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। यही हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग भी क्या होता है, ब्लड का रंग भी लाल रंग इसी की वजह से होता है, और दैट्स व्हाई इट इज आरबीसी नॉट डब्ल्यूबीसी, नॉट द पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट। तो ये बातें याद रखना है आपको। तो मुझे लगता है O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समझ गए होंगे। तो O2 का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नाउ कम टू द CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हो सकता है ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से हो, हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है। कई बार आप ये देखते हैं ये ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है और वहां से होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन। कई बार आप देखोगे कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। कई बार आपको ये नजर आएगा ये कार्बोमिनो यौगिक के रूप में, कार्बोमिनो कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है, कार्बोमिनो कंपाउंड्स के रूप में। तो अलग अलग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से मान के चलिए बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, ले आया जाता है, ठीक है। लगभग 10 से 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस तरीके से होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा जो प्लाज्मा में घुलकर होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से होता है। देखिए क्वेश्चंस बन सकता है, एक बार एक क्वेश्चन बना है कि मानव शरीर में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में या किस किस माध्यम से होता है। तो ऑप्शन था हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ब्लड प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, और अगला ऑप्शन था इनमें से सभी। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, करेक्ट। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ऑलमोस्ट 70%, और लगभग 23% जो बाकी बचता है वो कार्बोमिनो कंपाउंड्स के रूप में होता है। समझ में आई बात? मूलतः जो हम लोग बात देख रहे हैं वो यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में केवल O2 और CO2 को देख रहे हैं। ये जो बाइकार्बोनेट्स के रूप में आप देख रहे हैं ये वास्तव में CO2 का ही होता है, अलग रूप में होता है। यानी जो गैसेस का जो परिवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा शरीर के अंदर में, अंदर आना या बाहर जाना, O2 और CO2 का ही होता है, ठीक है। समझ में आई बात? कार्बोनेट्स के रूप में जो होता है ना वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि के रूप में होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, कोई बहुत और ज्यादा डिटेल जाने की इसमें अब जरूरत है नहीं। तो ऑक्सीजन का परिवहन आपने देख लिया और CO2 का परिवहन आपने देख लिया। फिर आगे चलता हूं।
आगे जब आप चलेंगे, अब जो दूसरा प्रोसेस भी आपने देख लिया, यानी अभी तक जो देखा आपने, क्या क्या देखा देख लीजिए, मैं एकदम क्लियर करा दे रहा हूं। ये आपने देख लिया, गैसों का परिवहन भी आपने देख लिया, किसका किसका, तो O2 और CO2 का। CO2 अलग अलग तरीके से, ये HbO2 के रूप में हीमोग्लोबिन से जुड़ करके चला जाता है, और ये कई अलग अलग प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे यहां से वो होगा अंतःश्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आइए, पहले तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मैं थोड़ा सा आपको, यहां पे है थोड़ा सा, देखिए थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन घबराना नहीं है। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन, जो परीक्षा के लायक फैक्ट्स है वो सब आपको जानने हैं और जानना होगा। सबसे पहली बात जो आप जानिएगा वो ये है कि ये जो पूरा इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो संपन्न होता है, आपको हमने बताया है कि एक कोशिका के अंदर में, सेल के अंदर में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं सॉरी, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जिसको आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्म, याद है? तो जीव द्रव्य में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, प्रोटोप्लाज्म में होता है। पहली बात एकदम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और इसीलिए इस प्रोसेस को, अंतःश्वसन को आप कोशिकीय श्वसन भी कहते हो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के अंदर के जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। पहली बात तो ये है, समझ में आई बात? बोलिए। और ये याद रखिएगा दो टाइप का होता है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी और ऑक्सी, कुल मिलाकर के एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें O2 की उपस्थिति में, और ये O2 की अनुपस्थिति में, इसलिए उसको अनॉक्सी कह दिया गया। तो फर्स्ट प्रोसेस इज अनॉक्सी। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है? सबसे पहली बात देखिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए, एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात, ये अनॉक्सी श्वसन के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंस में होता है ना? द प्रोसेस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑकर्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली बात तो ये होता है। और इस रासायनिक प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें ग्लूकोज जो है एंजाइमों के द्वारा, देखिए क्या होता है इसमें, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का विघटन होता है, का एक तरीके से आंशिक विघटन होता है, माना टूटता है, ब्रेक होता है। और ग्लूकोज के विघटन को याद रखिएगा क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस इस नाम से जानते हैं। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, है ना? आंशिक विघटन होता है, पार्शियली ब्रेक होता है, ग्लूकोज टूटता है इस प्रोसेस में। अच्छा, ये जो पूरा ग्लाइकोलिसिस है वो कहां होगा? तो जैसा भी मैंने कहा, ये कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली जीव द्रव्य का ही एक भाग है। हमने आपको बताया था, याद होगा अगर, कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर आप जोड़ दें इन दोनों को, तो उसी को आप प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अगर याद होगा, पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म इसका नाम दिया था। तो ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यह बात आपको ध्यान रखिएगा।
और इसमें जो है फाइनल प्रोडक्ट, ये जो विघटन हुआ, इस विघटन में अंतिम उत्पाद के रूप में एक एसिड बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको आप बोलते हो पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड। अभी तक आपने ये जाना कि इंटरनल रेस्पिरेशन का अनॉक्सी श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक पार्ट है जो कि वायु के अनुपस्थिति में होता है। कहां होता है, तो जीव द्रव्य में हो रहा है ये सब। और ग्लूकोज का इसमें क्या हो रहा है, आंशिक विघटन हो रहा है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इस ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलता है, तो पाइरुविक एसिड मिलता है। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में याद रखिएगा 4 एटीपी आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 4 एटीपी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस होने में भी 2 एटीपी का खर्च होता है, इसलिए 2 एटीपी और माइनस कर दीजिए तो 2 एटीपी एनर्जी आपको यहां से मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अनॉक्सी श्वसन में आपको कितना एटीपी ऊर्जा उपलब्ध रहता है आपके पास, यहां मिलता है आपको टोटल 2 एटीपी। ध्यान रखिएगा, मैं जिन बातों का, जिन लाइनों का जिक्र कर रहा हूं, फिर बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको घबराना नहीं। तो पाइरुविक अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर, ठीक है, लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाइरुविक एसिड है, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लैक्टिक एसिड में या एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आप जो फफूंद वगैरह ये सब में आपको देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा। तो आमतौर पर जंतुओं के मांसपेशियों में, जैसे मान लिया जाए हम ही लोग जैसे हैं, शरीर है, तो अगर आप ऑक्सीजन नहीं हो पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए लंबे समय तक, थोड़ा कम मिल पाए, आप दौड़ रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यही जो पाइरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, समझ में आई बात। तो अनॉक्सी श्वसन यही है ना। और आप जो शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज का जो फर्मेंटेशन होता है, शुगर फर्मेंटेशन, वो वास्तव में उसी का एग्जांपल अनॉक्सी का है। शुगर फर्मेंटेशन जो होता है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो आपका शर्करा का किण्वन, हिंदी में शर्करा का किण्वन, ये वही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का विघटन होना, उसी को शुगर फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये अनॉक्सी श्वसन का ही एक एग्जाम्पल है। करेक्ट, तो यही है अनॉक्सी, इससे ज्यादा नहीं कुछ। 2 3 4 लाइन आपने जाना, ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज का टूटना यानी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, आपको पाइरुविक एसिड मिलेगा, यही बाद में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट भी होता है। ओवरऑल 2 एटीपी एनर्जी उपलब्ध रहता है इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि 4 बनता है लेकिन 2 चूंकि इस पूरे प्रोसेस में खर्च हो जाता है। और जो शर्करा का किण्वन है, शुगर फर्मेंटेशन है, वो अनॉक्सी श्वसन का ही एक एग्जाम्पल है। इतनी बात आपने जाना। कम टू द ऑक्सी में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सी और रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस में, उपस्थिति में होता है, और इसीलिए इसको ऑक्सी या वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जानते हैं। और यह क्रिया जो है कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवरऑल देखिए क्या है, फिर से एक बार मैं आपको ले चलता हूं। ओवरऑल
जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो होता है जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। जो अनॉक्सी होता है वो होता है कहां पे, कोशिका द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी। कहां होता है, अनॉक्सी होता है, ये भी लिख लीजिए, ये अनॉक्सी जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में। और जो ऑक्सी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया चाहे कोशिका द्रव्य, ये सब के सब जीव द्रव्य का हिस्सा है। तभी तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जीव द्रव्य में होता है। अब जीव द्रव्य के अंदर में कोशिका द्रव्य में होता है अनॉक्सी और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी। और आइए और आगे बढ़ता हूं, इस पूरे प्रोसेस को और समझाने का प्रयास करता हूं। तो कहां होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, बताइए मुझे। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ऑक्सी श्वसन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक अम्ल जो आपको दिखाई दिया, वो पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है। वास्तव में जो पायरुविक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए ये ऑक्सी प्रोसेस होगी। ठीक है, समझ में आई बात। इसको आप क्या नाम दिए, क्या नाम दिए, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं इसको। ठीक है, करेक्ट, ये है ऑक्सी श्वसन। और इसमें कितना क्या मिलता है, अनऑक्सी में क्या मिलता है, कितनी एटीपी मिलती है हमें, ऑक्सी में कितनी एटीपी मिलती है। तो इसमें जब ग्लूकोज का, इस प्रोसेस में जब ग्लूकोज का, जस्ट सेकेंड, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो उससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। आपने देखा अनऑक्सी में 2 एटीपी टोटल, इसमें कितना, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो 38 एटीपी मिलता है। फर्क यही सब है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ये है पूरी की पूरी कहानी। तो ये ऑक्सी श्वसन हुआ, वो अनऑक्सी श्वसन हुआ। अब थोड़ा सा और मैं इसको आगे चलता हूं कि अगर आप पूरे ऑक्सी और अनऑक्सी को ध्यान में अगर आप नहीं रखें, ओवरऑल अगर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन को ध्यान में रख करके इसको बताने का प्रयास करूं, तो देखिए ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन को अब अगर आप ऑक्सी और अनऑक्सी में डिवाइड न करें तो 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, या एक तरीके से 2 चीज़ें आएंगी। एक ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो भी हमने बताया अनऑक्सी में, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र इसको बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में पायरुविक एसिड मिला, और कितनी एटीपी एनर्जी मिली, 2 एटीपी एनर्जी मिला, ये आपने देखा ऑलरेडी। और क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, तो 38 एटीपी आपको मिल रहा है। ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया का खोज किसने किया था, तो 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, इस 3 वैज्ञानिक ने ग्लाइकोलिसिस देखी, यही सब पूछता है क्या क्या 3 वैज्ञानिक कौन कौन है,
तो एक व्यक्ति है एम्बेडन, ठीक है, एम्बडेन, एम्बडेन। एक व्यक्ति है मेयरहॉफ, मेयरहॉफ, और एक व्यक्ति है पार्नस। ये तीन, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है और वो है ई फॉर एम्बडेन, एम फॉर मेयरहॉफ और पी फॉर ईएमपी पाथ। ईएमपी पाथ भी इसको कहा जाता है या पाथवे कहा जाता है, ईएमपी पाथवे। तो प्रश्न कभी पूछ देगा ईएमपी पाथवे किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। ऐसी चीजें याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत। ठीक है, सवाल जहां तक क्रेब्स साइकिल का है तो 1937 में एक वैज्ञानिक है ब्रिटेन के, हैंस ए क्रेब्स। क्या नाम है? हैंस ए क्रेब्स। इन्होंने ये कंसेप्ट बताया था, ठीक है, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा गया। और ये जो क्रेब्स साइकिल है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ये कहानी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका थोड़ी देर पहले। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अच्छे तरीके से चीजों को आपके सामने रख दिया है। तो अगर मैं पूरे इस प्रोसेस को एक बार फिर से समराइज करूं, इस पूरी व्यवस्था को एक बार फिर से मैं आपके सामने रखूं, तो जरा सा आइए, क्या है, हम आपको बात कर रहे थे क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी श्वसन तंत्र की। इस श्वसन तंत्र में मैंने आपसे इसको हमने 3 अलग अलग भाग में बांट दिया था। एक को आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। एक को आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का परिवहन। एंड द थर्ड वन इज, जिसको आप कह रहे हो अंतः श्वसन, इसी को आप कह रहे हो कोशिकीय श्वसन, इसी को आप कह रहे हो, इसी को आप कह रहे हो क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना, इंटरनल रेस्पिरेशन। और यही तीनों में पूरी कहानी है, पूरा चैप्टर है। हमने आपको इसमें आपको बताया कि हम लोग जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, बस वही बात है, और कोई बात इसमें हमने आपको नहीं बताया। याद होगा अभी आपको, ये सारी चीजें हमने अभी आपसे चर्चा की। क्या क्या? तो एक तो इसमें ब्रीदिंग बताया, ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के साथ साथ आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया। कोई विशेष नहीं है, CO2 और O2 का, है ना। ये किसका किसका? तो CO2 का और O2 का। O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये बातें हुई। और इसके अंतर्गत 2 प्रोसेस अभी हमने बताया आपको, क्या? इंस्पिरेशन, अंदर लेना, और एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन मतलब हवा छोड़ना। 2 चीजें भी हमने आपको बताया। ये हमने देख लिया है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। जब आप गैसों का परिवहन के बारे में बात करते हैं तो 2 गैसेस का परिवहन हो रहा है, एक तो O2 का और एक CO2 का। याद होगा, O2 इसमें हमने कहा कि HbO2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। रक्त के RBC में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के ब्लड प्लाज्मा के तहत चारों तरफ सारे अंगों, सारे कोशिकाओं को दे देता है। CO2 का हमने बताया क्या? स्वयं प्लाज्मा में घुलकर, या आप प्लाज्मा में घुलकर, या ये भी हीमोग्लोबिन से मिलकर, या ये बाइकार्बोनेट्स के रूप में, या कार्बोमीन जिसको आप कहते हैं, या कार्बामीनो बोल सकते हैं, कार्बामीनो कंपाउंड्स के रूप में ये गैसों का परिवहन होता है। वही अंतः श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको हमने क्या बताया कि ये 2 भाग है, एक ऑक्सी और एक अनऑक्सी। ठीक है, इसको आप वायवीय, ये इसको अवायवीय कह सकते हैं,
ये दो चीज़। फिर हमने आपको कुछ और चीज़ें बताया था वायवीय और अवायवीय में। जैसे वायवीय जो है ऑक्सी जो है और अनऑक्सी जो है, इसमें क्या क्या बताया था। तो जो अनऑक्सी है इसको आप ग्लाइकोलिसिस भी बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। जो वायवीय है उसको आपने इसको हमने क्या बताया था आपको, क्रेब्स साइकिल के रूप में भी अभी जिक्र हुआ है इसका। इसमें 2 एटीपी आपको मिल रहा है, इसमें 38 एटीपी मिल रहा है। एक्चुअली 38 नहीं 36 ही मिल रहा है, लेकिन जब पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो अंत में ये प्रोसेस हो रहा है तो ये 2 एटीपी जुड़ जा रहा है, इसलिए 38 एटीपी। और इसीलिए एक प्रश्न पूछता है कि एक अणु ग्लूकोज के श्वसन में रेस्पिरेशन में कितना मिलता है आपको, तो कितना मिलता है 38 एटीपी इसका आंसर होगा। तो कुल मिलाकर, लेकिन अगर वही पूछ देगा कि क्रेब्स साइकिल के दौरान कितना एटीपी, तो 36 आएगा। ओवरऑल जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वहां पर आपको मिल जाएगा 38। लेकिन अगर अकेले पूछेगा आपको क्रेब्स में तो 36, अकेले पूछेगा आपको ग्लाइकोलिसिस में तो 2 एटीपी। इस तरीके के भी सवाल रहते हैं। यही है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि आपको पढ़ना था। इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा।